सो हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब हमारा ओरिजिन। मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा। हमने 3D में एक पॉइंट अज्यूम कर लिया 3D स्पेस के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। अब इस पॉइंट P से क्या किया जी, हमारा यहां पर हमारा कौन सा वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। y और z एक्सिस में हमारा कौन सा वाला प्लेन बनता है, वाई जेड प्लेन। पॉइंट P से वाई जेड प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। z एक्सिस और x एक्सिस में हमारा कौन सा प्लेन बनता है, एक्स जेड प्लेन। मैंने पॉइंट P से एक्स जेड प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर मतलब ये सब साइड में परपेंडिकुलर रहेगा, ये समझ में आ रहा है। जैसे ओरिजिन पे तीनों एक्सिस 90 डिग्रीज बनाते हैं, वैसे ही ये हर जगह पर हर एक लाइन दूसरे एक लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। जैसे कि अब P से हमने एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट डाला उसको मैंने नाम दिया A, इसको दिया B और इसको बोला जी हमने C। अब पॉइंट A से एक्स एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वाई एक्सिस के, ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इससे दो एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो लेट जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आया उसको हमने नाम दिया जी पॉइंट Q, यहां पर जो पॉइंट आया उसको हमने नाम दिया पॉइंट R, और ये जो पॉइंट मिला यहां पर हमने दिया जी पॉइंट S। ये समझ में आया? अब तक सिर्फ नाम दिए, कोऑर्डिनेट्स एड्रेस अब तक नहीं डाला। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, लगे हाथ दूसरे इंफॉर्मेशन पे मत जाओ, थोड़ा सा पॉज लिया करो। अब तक जो खाया है उसको चबाना जरूरी है ना, सरसकट नहीं होगा, ये क्लियर है। इंफॉर्मेशन चोक नहीं होना चाहिए। ओके। अब हमने क्या लिखा कल, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये किसको पैरेलल है, ये हमारे जेड एक्सिस को पैरेलल है, पी ए इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। यहां पर हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। ये समझ में आ गया। सिमिलरली पॉइंट P से B पे जैसे ही गए, ये कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा वाई कॉमा जेड। P से अब नीचे गए C पे, C कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। कौन नहीं है यहाँ पे, y नहीं है, तो वही 0 हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जी, x कॉमा 0 कॉमा जेड। ठीक है। 3D जब हम वापस से डिटेल में करने वाले हैं, वहां पर ये डायग्राम वापस से आने वाला है। कम से कम कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके। अब पॉइंट Q किधर है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, Q का लोकेशन इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट रहेगा। y और z क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सिंस दिस BP इज पैरेलल टू RA पैरेलल टू OQ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सिर्फ x कॉमा 0 कॉमा 0। पॉइंट R हमारा y एक्सिस पे, तो इसके क्या रहेंगे, सिर्फ 0 कॉमा y कॉमा 0। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा प्लेन हमारे एक्स जेड प्लेन को पैरेलल है। जब हम पैरेलली जा रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स जेड प्लेन को पैरेलल है, तो एक्स जेड प्लेन में वाई के अंदर कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ एक्स और जेड के अंदर चेंज होगा। हम वाई पे गए तो सिर्फ वाई वैसा का वैसा रहा, एक्स और जेड क्या हो गए, 0 हो गए। सिमिलरली पॉइंट एस 0 कॉमा 0 कॉमा जेड। ये क्लियर है। अब इनके लेंथ कैसे रहते वो देखो। अब सेंस देखना, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस
तरीके से जाने वाले देखो कितने लाइंस हैं हमारे पास, 4 है। आर ए, बी पी, एस सी, ओ क्यू, ये सबका लेंथ क्या होगा, एक्स रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, दिस इज लेंथ एक्स। ये भी क्या रहेगा हमारा, एक्स। ये भी क्या रहेगा हमारा, एक्स। ये भी क्या रहेगा हमारा, एक्स। अब वाई वाले डायरेक्शन में देखना, ओ आर पैरेलल टू एस बी, मतलब इक्वल भी रहेगा, इक्वल टू सी पी, इक्वल टू क्यू ए। तो ये वाला लेंथ क्या रहेगा हमारा, देखो ना, ये ओरिजिन 0 0 0, उससे गए हम आर पे, विच इज 0 y 0, तो ये लेंथ कितना रहेगा, y रहेगा। तो ये है जी हमारा लेंथ y, ये भी लेंथ क्या है हमारा, y। इससे लिख देते हैं, ये भी लेंथ y है और ये वाला लेंथ भी हमारा y रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस में। अब पैरेलल टू z एक्सिस देखो, मतलब ओ एस, आर बी, ए पी, क्यू सी, इन सब का लेंथ क्या रहेगा जी, z रहेगा। ये क्लियर है? ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, विजुअलाइज कर पा रहे हो? अब जब हम हमारा वेक्टर ओ क्यू ड्रॉ करते, सॉरी ओपी, हमने पॉइंट पी लिया था, तो जब हम हमारा वेक्टर ओपी ड्रॉ करते हैं तो देखो, वेक्टर ओपी मतलब क्या रहेगा, वेक्टर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू जा सकता हूं, लाइक ओ क्यू प्लस क्यू ए प्लस ए पी, या फिर ओ आर प्लस आर ए प्लस ए पी। आई हैव सो मेनी वेज, लाइक ओ आर प्लस आर बी प्लस बी पी, ओ एस प्लस एस सी प्लस सी पी, ओ क्यू प्लस क्यू सी प्लस सी पी। ठीक है, जाना है बस उस डायरेक्शन में, बट एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही सेंस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्यू के रास्ते अगर गए तो पहले ओ क्यू, मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट गया, मतलब आई कैप, प्लस मैं गया ओ ए, वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट गया, वाई यूनिट गया, जे कैप। फिर उसके बाद मैं एपी, तो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, जेड, पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब जेड यूनिट, के कैप। ठीक है, तो हमें वेक्टर ओपी बेसिकली क्या मिल जाता है जी, एक्स यूनिट इन आई कैप प्लस वाई इन जे कैप प्लस जेड इन के कैप। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अगर ये हमारा वेक्टर ओपी रहेगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी मतलब क्या रहेगा, इसका लेंथ रहता है, इस वेक्टर का लेंथ रहेगा। ये किसके बराबर रहता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बराबर रहता है। ये 3D का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वेक्टर जब हम 3D में लेकर जाते हैं। नॉर्मल अगर वेक्टर शो करेंगे तो सिर्फ एज अ वेक्टर ओपी, ये वाला पार्ट दिखाएंगे तो ये कौन सा वाला फॉर्म है, इसका कंपोनेंट वाला फॉर्म है। एंड वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और कंपोनेंट फॉर्म दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब डायरेक्शन कोसाइंस पे चले। ओके, आप हर रोज कुछ नया पार्ट अगर नहीं सीख रहे हो चल जाता है, बट आपने अब तक जो सीखा है वो प्रॉपरली रिटेन हो रहा है कि नहीं, वो करना जरूरी है। वेक्टर ओपी जो है, हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए जब जा रहे थे तो हमने क्या देखा, ये एक्स एक्सिस के साथ लेट जैसे कौन सा एंगल बनाता है, एंगल अल्फा। वाई एक्सिस के साथ
ये कौन सा एंगल बनाता है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बनाता है, गामा। हर एक एक्सिस के साथ ये कितने एंगल बनाएगा, सिर्फ एक ही एंगल बनाएगा, और उस एंगल को हमने जी इस तरीके से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, ये जो पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स बता दो, ये लाइंस खींचनी है। अब मैंने अगर यहां पर PQ ड्रॉ किया, सिर्फ अल्फा वाले पार्ट के ऊपर ध्यान देना, तो ये पार्ट क्या रहेगा, ये OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OP इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल OQP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्जर्व कर सकते हो एवरीवन, एवरीवन, रितेश। तो ट्रायंगल OQP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ OP हमें पता है, लेंथ ऑफ OP इज मॉड ऑफ OP, बराबर। एंड लेंथ ऑफ OQ क्या है, हमने जस्ट देखा था, लेंथ ऑफ OQ क्या रहेगा जी, x डायरेक्शन में, तो सिर्फ x यूनिट रहेगा। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो ये लिटरली इस सेंस में रहेगा, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q। ऑब्जर्व कर सकते हो एक प्लेन फिगर में। अब हम बोल रहे कि भाई ये एंगल अल्फा है, OQ का लेंथ क्या है जी, हमारा x है, और OP का लेंथ क्या है जी, मॉड ऑफ OP, ये बराबर है। तो हम अब अल्फा का अगर वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, हमें कौन सा साइड पता है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन वाला। तो हम यहां पर क्या करते हैं जी, इन ट्रायंगल OQP कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है जी, x अपॉन मॉड ऑफ OP। ये समझ में आ गया अल्फा के लिए। सिमिलरली हम अब बीटा के लिए जाएंगे, OP और ये R के साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो हमें क्या पता चलता है जी, ये OR और RP ये एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाता है। सो इन ट्रायंगल ORP ये रहेगा O, ये रहेगा R और ये रहेगा P, दिस इज एंगल बीटा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में अगर नहीं आ रहा है, Q कौन सा एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऐसा पकड़ के चलो, वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा है। ठीक है, अब ये OR, R कौन सा एक्सिस पे है, कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो वेक्टर OP रहेगा ये किसके साथ एंगल बीटा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, दिस इज आवर लेंथ y। तो हमें इन ट्रायंगल ORP क्या पता चलता है जी, cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन मॉडुलस ऑफ OP। सिमिलरली P से हमने S को कनेक्ट किया, PS इज परपेंडिकुलर टू OS। तो यहां पर इन ट्रायंगल OSP, अब S कौन से एक्सिस के ऊपर है, Z एक्सिस के ऊपर, और हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर OP Z एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, गामा एंगल, और OS का लेंथ कितना है हमारा, Z यूनिट्स। तो इन ट्रायंगल OSP कॉस ऑफ गामा क्या मिलेगा जी, Z अपॉन मॉडुलस ऑफ OP। और ये वैल्यूज यूनिक रहेंगे, बिकॉज अगर OP का कुछ भी पार्ट अगर चेंज हो गया, आइदर डिनोमिनेटर चेंज होगा या फिर न्यूमरेटर चेंज होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक रहता है। मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक ही देखा था। ठीक है, आज इसी के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज इसके बगैर समझ में आएगा ही नहीं, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर अल्फा बीटा गामा क्या है यही नहीं पता, तो उनके ऊपर कॉस फंक्शन लगाने से क्या मिल रहा है उसके बारे में भी आइडिया नहीं रहेगा। अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे, these are angles that vector OP made with x axis, y axis and
जेड एक्सिस। और इन्हीं एंगल्स के ऊपर हम कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं, कोसाइन वाला। तो हमें जो वैल्यूज मिलते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं एक्चुअली, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, हम लेंथ ऑफ साइड ही लेते हैं ना, तो उसको मॉड लगा दो, हम लेंस में ही जा सकते हैं। क्योंकि अगर फिर ये डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर हो जाएगा ना, डायरेक्शन कोसाइन का कोई यूनिट नहीं रहता है, इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ लेंथ्स। अब हमें उतने डिटेल डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो हम एक छोटा वाला डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज आवर वेक्टर OP and this makes alpha angle with x axis, beta angle with y axis and gamma angle with z axis। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमने ये लिखा है हुआ है कि cos अल्फा को हम क्या शो करेंगे जी, एज स्मॉल l, cos बीटा स्मॉल m and cos gamma is स्मॉल l फॉर वेक्टर OP। ठीक है, L M N ये क्या शो करेंगे जी, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस शो करेंगे। ठीक है, यहां पर एक नोट लिख लेना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर आर ऑलवेज यूनिक। ठीक है, अगेन ये जो डायरेक्शन कोसाइंस ये आपको कितने सेट में मिलता है जी, 3 वाले सेट में मिलता है। लाइक ऑर्डर्ड पेयर याद आ रहा है, रिलेशन में हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 वाले सेट में हमेशा मिलता है। डायरेक्शन कोसाइंस फॉर एनी वेक्टर आर ऑलवेज यूनिक। अगर लेट जस्ट से एल एम एन किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन शो करते हैं, तो हम उनको किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जैसे लिखते हैं 3D में कोऑर्डिनेट्स, उसी तरीके से। अब देखो फॉर वेक्टर ओपी अगर ये डायरेक्शन कोसाइन शो कर रहा है, एंड लेट जस्ट से वेक्टर ओपी जो है इसके मॉड्यूलस को भी हम एक नाम दे देते हैं। लेट जस्ट से उसको हमने पकड़ लिया जी वेक्टर पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो हमने कॉस अल्फा का वैल्यू क्या देखा था जी, कॉस अल्फा का वैल्यू हमने क्या देखा था, x अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी, मॉडुलस ऑफ ओपी। तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिला था जी, x अपॉन मॉड ऑफ ओपी। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं x इज इक्वल टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ ओपी मल्टीप्लाइड विथ L। m इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, y अपॉन मॉड ऑफ ओपी। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ OP मल्टीप्लाइड विथ m।
n इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, z अपॉन मॉड ऑफ OP। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ OP मल्टीप्लाइड विथ n। अब इसके कंपोनेंट वाले फॉर्म पे आते हैं। हम वेक्टर ओपी को कंपोनेंट फॉर्म में कैसा लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखता है। अब यहां पर एक्स वाई और जेड की जगह पर ये वाले वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो देखो हमें क्या मिलता है, mod of OP multiplied with L I cap plus mod of OP multiplied with M J cap plus mod of OP multiplied with N K cap। कुछ कॉमन ले सकते हो तो mod of OP अगर कॉमन ले लिया तो देखो हमें क्या मिलता है, L I cap plus M J cap plus N K cap मिलता है। इधर ये मॉड ऑफ ओपी मल्टीप्लीकेशन में, इधर ये डिवीजन में जाएगा। तो देखो क्या मिलता है, मॉडुलस वेक्टर ओपी अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब थोड़ा सा रिकॉल करो ये क्या शो करता है, हम किसी भी वेक्टर को जब उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो हमें कौन से टाइप का वेक्टर मिलता है जी, यूनिट वेक्टर मिलता है। मतलब ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर रहेगा। और ये इक्वल टू दिस, मतलब ये क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कितने यूनिट वेक्टर होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस फॉर एनी वेक्टर आर ऑलवेज यूनिक। क्योंकि देखो ना, ये वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के कौन है कोएफिशिएंट्स, कौन है इनके साथ, डायरेक्शन कोसाइंस है। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ये समझ में आया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये है हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये पूरे पार्ट को अब एक साथ देखो। मेरा ये वेक्टर ओपी मतलब लेट्स जस्ट से ये क्या है जी, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ओपी मतलब क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन में कितना यूनिट जाता है, सिर्फ एक यूनिट जाता है, ओनली वन यूनिट। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जी, हमारा मॉड ऑफ ओपी क्या रहता है, अगर वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मेरा मॉडुलस ऑफ ओपी क्या रहेगा, कमान अभी लिखवाया था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पता है हमें। अब अगेन यहां पर एक्स वाई और जेड की जगह पर मैं ये वैल्यूज लिख सकता हूं क्या, एवरीवन लिख सकता हूं। तो देखो क्या हो जाता है, यहां पर एक्स का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर। तो आरएचएस में देखो ये हो जाएगा जी मेरा ओपी स्क्वायर एल स्क्वायर, ओपी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड ओपी स्क्वायर
एन स्क्वायर बन जाएगा, बराबर है एवरीवन। और यहां पर ओके, इसको आप मॉडुलस लिखते नहीं बैठता, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, ये सिर्फ लेंथ ऑफ ओपी रहेगा क्योंकि ये तो एक स्केलर रहेगा मॉडुलस मतलब, ठीक है। अब इधर का रूट हटाना है तो दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, अब स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर और इधर का रूट हटा देंगे, बट रूट हटाने के साथ साथ देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ओपी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ओपी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिला, देखो जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कुछ कटता है क्या, दोनों साइड से ओपी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर एलएचएस में कौन बचता है, अब वन बचेगा। तो देखो हमें क्या मिलता है जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये एल एम एन ऐसे ही नहीं है रैंडमली, इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन है। ये तीन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ध्यान देना, हमने क्या क्या किया है। पहले वाले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, हमारा एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, हमारा वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है और हमारा जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, उनका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ क्या रिलेशन है, वो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखा। ये समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू मॉड ऑफ l, y इज इक्वल टू मॉड इंटू m, z इज इक्वल टू मॉड इंटू n। अब ये मॉड मतलब क्या है, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया भाई, हमारा अगर कोई नॉर्मल वेक्टर अगर इस तरीके से अगर दिखाते हैं, यहाँ पर x y और z की जगह पर इनके डायरेक्शन कोसाइंस अगर लिखेंगे, दैट इज l m एंड n। ये समझ में आ रहा है, x की जगह पर अब l लिखा, y की जगह पर अब m लिखा, z की जगह पर अब n लिखा। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है, अब ये कौन सा वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। और हम क्या जानते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन में वन यूनिट लेंथ जाने वाले कितने वेक्टर्स बनते हैं, सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एल एम एन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन से हमेशा क्या रहता है जी, यूनिक रहता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये एल एम एन का हमने एक्स और वाई और जेड के साथ क्या रिलेशन है वो तो देख लिया, बट इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो देख रहे थे। हमें क्या पता चला जी, if L M N are direction cosines of any vector, then L square plus M square plus N square is always equal to 1। ये हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये तीनों ऑब्जर्वेशंस में किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन, एनीवन? एक छोटा सा पार्ट, इफ वेक्टर OP is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, then x is also called as projection of vector OP on which axis, x axis। देखो ये कंपोनेंट कौन से यूनिट वेक्टर के साथ है, आई कैप के साथ है। आई कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, सिर्फ x डायरेक्शन में होता है, ठीक है। y is called as projection of वेक्टर ओपी। अब ये प्रोजेक्शन अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो शैडो पकड़ के चलो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या रहेगा, शैडो या फिर इमेज। Z is what, Z is called as projection of
वेक्टर OP ऑन Z एक्सिस। अब ये एक्स वाई और जेड का लेंथ कुछ भी वेरी कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस में किसी को कोई डाउट? ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के लिए अब जाएंगे। अब मोस्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियोज विदाउट डायरेक्शन कोसाइन समझ में आपको नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? समझ में आएगा अब। ये लिख के हो गया। डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें वापस से डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जैसे डायग्राम के ऊपर गए थे वैसे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस को यहां से आगे मैं DC करके लिखूंगा और डायरेक्शन रेशियोज को DR करके, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, लेट से मत करो। इफ L, M, N are direction cosines for any vector, then scalars A, B, C, then scalars A, B, C are called as direction ratios of same vector when L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C. स्टेटमेंट में समझ में आ गया? एलिमेंट क्या है वो तो पता है ना। एलिमेंट क्या शो करते हैं जी? हमारे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन शो करता है। तो लेट जैसे हमारे पास 3 स्केलर्स है, कौन? A, B एंड C। तो ये जो A, B, C है हम इनको क्या बुलाएंगे जी? डायरेक्शन रेशियोज। बट कब? व्हेन L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। तो बेसिकली देखो यहां पर ऊपर कौन है? डायरेक्शन कोसाइंस। नीचे कौन है? डायरेक्शन रेशियोज। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी नंबर्स जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शन में रहते हैं आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो हमेशा क्या रहते हैं? यूनिक रहते हैं। बट ये प्रोपोर्शन में कितने भी नंबर आ सकते हैं, राइट? बराबर है, बराबर है। अब लेट जस्ट से हमारा L, M और N ये है जी 1/2 -1/2 एंड 1/√2। ये किसका वैल्यू है जी? हमारा L, M एंड N का। अंडरस्टैंड करो, लिखो मत ये अभी, ठीक है। ये हमारे पहले वाले पार्ट को फॉलो करता है। जैसे कि देखो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं? देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, बराबर है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 1। मतलब ये एलिमेंट के वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। अब लेट जस्ट से मैंने इनके साथ क्या किया? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा?
-1, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2। अब ये क्या बन गया जी हमारा डायरेक्शन रेशो। लेट जैसे पहला वाला सेट पड़ गया। अब मैंने इन्हीं पार्ट को अब क्या किया जी, लेट जैसे मल्टीप्लाइड विथ 4 कर दिया, मतलब इसी का डबल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 - 2 2√2। लेट जैसे मैंने इसी को अब -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेट जैसे इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 + 3 -3√2। ये सारे के सारे नंबर हमारे L, M एंड N के साथ हमेशा प्रोपोर्शन में रहेंगे। Like this upon this is always 1/2. This upon this is always 1/4. This upon this is always -1/6. ये समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन कोसाइन का हमेशा कितना वैल्यू रहेगा, यूनिक वैल्यू रहेगा। बट ये जो डायरेक्शन रेशियोज रहता है ना, ये आप कितने लेकर आ सकते हो भाई, इनफाइनाइट लेकर आ सकते हो। आपको बस प्रोपोर्शन वाला वो 3 नंबर चाहिए। ये समझ में आ गया? तो लिख लें इसको, एग्जाम्पल भी लेंगे ऐसा। यहां पर हम एक सीधा स्टेटमेंट बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज को अंडरस्टैंड करने के लिए। डायरेक्शन रेशियोज of any vector are always proportional with its direction cosines. Direction ratios of any vector are always proportional with its direction cosines. किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं, एक ही होता है। उसके साथ प्रोपोर्शन में आने वाले डायरेक्शन रेशियोज कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, सिर्फ कैसे होने चाहिए वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इसको एक एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। 2,3 -2,3 and 1,3 are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, लेट जैसे हमने बोला जी वेक्टर आर, ठीक है। तो ये किसके वैल्यूज हो गए जी, एल, एम एंड एन के वैल्यूज हो गए। अब हमें एबीसी के वैल्यूज फाइंड आउट करने, हमें एबीसी के वैल्यूज फाइंड आउट करने रहेंगे। अब जैसे कि इनटू अगर मैंने 3 कर दिया इसके साथ, तो क्या मिलेगा 2, -2, +1। ये क्या रहेगा जी आपका वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। मैंने इसको अब इनटू 6 अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 4, -4, 2। ये भी क्या रहेगा, एक डायरेक्शन रेशियो ही रहेगा। डिवाइड करके देख लो इंडिविजुअली, 3/2/3 -4/-2/3 2/1/3, आपको सेम रेशियो मिलता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना, आप डिवाइड करके और छोटा करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि अब मैंने डिवाइडेड/2 अगर कर दिया अगेन डायरेक्शन कोसाइंस को, तो ये क्या हो जाएगा जी 4/3 -4/3, सॉरी 6 हो जाएगा नीचे, 2/6 -2/6 1/6। तो डायरेक्शन कोसाइन तो हमारा यूनिक रहता है, बट डायरेक्शन रेशियोज के हमें क्या है जी अलग अलग वैल्यूज मिल सकते हैं। ये क्लियर है?
सो इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कैसे बनाएंगे? लेट जस्ट से वेक्टर आर इज शोन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये हमारा एनी रैंडम वेक्टर आर है जिसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में शो किया, ठीक है। देन a comma b comma c is one of the direction ratios। क्योंकि देखो ना, अगर एल एम एन इसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर रहेंगे, कब मिलता है? जब हम इसी वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, बराबर है एवरीवन। एंड अकॉर्डिंग टू इट ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमें? एल टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर आर। बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एम टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर आर। एंड सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? एन टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर आर। एवरीवन, अब मैंने एल यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन में वो अगर इधर डिवीजन में लेकर आया तो क्या मिलता है? ए अपॉन एल इज इक्वल टू मॉड आर, बी अपॉन एम इज इक्वल टू मॉड आर, सी अपॉन एन इज इक्वल टू मॉड आर। ये तीनों इक्वालिटीज का आरएचएस क्या है? इक्वल है। मतलब ये तीनों इक्वालिटीज का एलएचएस भी क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। तो देखो क्या मिला हमें? ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन। क्या हमारे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्या? ये बोलो, नहीं करता? ओके, हमने डायरेक्शन कोसाइंस के ऑब्जर्वेशन में जो पहला वाला पार्ट देखा था वो देखो। वेक्टर ओपी को हमने लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब वहां पर एक्स वाई जेड की जगह पर मैंने क्या बोला जी? ए बी एंड सी बोला। मतलब क्या रहेगा? ए यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, बी यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड सी यूनिट इन जेड डायरेक्शन। ये समझ में आ गया? पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था हमने? आई का जो कंपोनेंट रहेगा इट इज नथिंग बट एल मल्टीप्लाइड विथ मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। जे कैप के साथ जो है y कंपोनेंट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ सेम वेक्टर। k कैप का जो कंपोनेंट है z डायरेक्शन में इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ सेम वेक्टर। ये क्लियर है? ये तीनों हमें पता है। अब हमें बस इनका रेशो लेना है। मैंने l जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था वो इधर अब डिवीजन में भेज दिया तो हमें ये मिलता है तीनों जगह पर। ये तीनों इक्वालिटीज में हमारा आरएचएस सेम है तो ऑब्वियसली एलएचएस भी क्या रहेगा? सेम होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने क्या कंक्लूड किया? ये वाला पार्ट रहेगा। क्या ये वाला पार्ट हमारे डायरेक्शन रेशो के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? उसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए अपॉन एल को मैंने अगर एल अपॉन ए लिखा मतलब सब जगह पर हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या अगर हमने रेसिप्रोकल किया? तो नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एलएमएन के साथ कौन है वहां पर? ए बी सी है तो एबीसी क्या रहेंगे? वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। बट एबीसी क्या है? शुरुआत से हमने जो अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग एबीसी क्या है? आई कैप जे कैप के कैप का एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में जो भी वो यूनिट लेंथ जाता है, सॉरी सम डिस्टेंस जाता है, वो है ए बी एंड सी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो ए बी सी है ये क्या शो करेंगे जी? वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। आपको हमेशा डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी वेक्टर अगर दिया रहेगा तो उसका भी एक एग्जांपल लेंगे। बट ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है? ओके लेट जैसे हमें एक वेक्टर दिया हुआ है जी 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। लेट जस्ट, ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या करना है जी, इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। पहला वाला ऑब्जर्वेशन अप्लाई करो जी, पहला वाला ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर वाला। हम किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। पहला ऑब्जर्वेशन हमने वही किया था, फॉर एनी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हम क्या अज्यूम करेंगे भाई, लेट जस्ट से उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एंड एन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, मतलब मॉड ऑफ ओपी, एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, और इसका मॉडुलस क्या है जी, मॉड ऑफ आर क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, बराबर है, निकाल सकते हो। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जैसे ही जाना रहेगा, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, गिवन डेटा को अच्छे से लिखेंगे। इफ दिस इज वेक्टर आर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर क्या रहेगा जी, रूट ओवर 6 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। देखो कितना आता है, 36 9 45 प्लस 4 49, ठीक है। तो रूट ओवर 49, तो हमें देखो मॉडुलस ऑफ आर क्या मिला, 7 मिला। ये क्लियर है। अब L इज इक्वल टू हमने क्या देखा था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहां पर अगर हम देखेंगे तो 6 अपॉन मॉड ऑफ आर करना पड़ेगा, तो फिर सीधा फॉर्मूले के हिसाब से ही जाते हैं। हमने क्या किया था वहां पर, x अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर किया था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर किया था वहां पर। तो x मतलब कौन था हमारा, आई कैप का साथी विच इज 6, और हमारा मॉड क्या मिला है हमें यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 मिला, ठीक है। तो हमें l का क्या वैल्यू मिला 6 अपॉन 7, m का देखो क्या वैल्यू मिलेगा, y अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर था m, j कैप का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, हमें क्या देता था, m देता था, पहला ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यूज डालो अब यहाँ पर, y मतलब कौन था हमारा, j कैप का कंपोनेंट -3, एंड हमें मॉड क्या मिला है जी हमारा यहाँ पर 7, ये दूसरा डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया। n इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, k कैप का साथी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर k कैप का साथी कौन है 2, और यहाँ पर मॉड क्या है हमारा इस वेक्टर का 7। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे, 6/7 -3/7 एंड 2/7। और ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे रहेंगे, यूनिक रहेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड हमारा गिवन वेक्टर, उनके ऊपर क्या सिमिलरिटी है देखो, प्रॉपर्टी 2 ऑब्जर्व करना, सेकंड ऑब्जर्वेशन करना। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा था देखो, यूनिट वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, उसके ऊपर वाला पार्ट देखना हमने क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी। 7 क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर सेकंड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ रिवाइजन कैसे करना है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एक ऐसा एग्जाम्पल लो, हमारे जो प्रॉपर्टीज रहते हैं वो अप्लाई करके देखो, तब भी सेंस बनेगा। एप्लीकेशन के बहाने आप जिस प्रोसेस से जा रहे हो वो थ्योरी है। अब जैसे कि मेरा वेक्टर ओपी क्या है, सॉरी यहां पर वेक्टर आर क्या है मेरा 6 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप। अगर मैंने इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर आर मिलेगा। एवरीवन सही है। तो मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को सिर्फ मॉडुलस से डिवाइड करना है, और हमारा मॉडुलस क्या आया था 7। तो इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, देखो क्या हो जाएगा फिर, ये 6/7 आई कैप -3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ये हमारे सेकंड ऑब्जर्वेशन से मेल खाता है। देखो यूनिट वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस
एन के कैप। देखो अब यहाँ पर दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। बराबर है एवरीवन? हमारी तीसरे प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो वो नहीं करते बैठेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली 36/49, 9/49, 4/49, एडिशन 49/49। ठीक है, अब इसके क्या चेकआउट करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज हमें कितने मिल सकते हैं? इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे? हमारे ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ ही है, और हमारे ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको मैच होता है कि नहीं पहले वो चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एल अपॉन हमारा आई कैप का साथी कौन है? 6, एम अपॉन हमारा जे कैप का साथी कौन है? -3, और हमारा एन अपॉन हमारा के कैप का साथी कौन है? +2। ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, एल का वैल्यू हमें क्या मिला है? 6/7। तो 6/7 डिवाइडेड बाई 6 क्या मिलता है? 1/7। हर एक का 1/7 मिलना चाहिए। मिला तो वी आर राइट, नहीं मिला, मिलेगा वैसे। एम अपॉन -3, एम क्या है जी? -3/7। यहाँ पर नीचे क्या है? -3, -3 कैंसिल, ये क्या मिला जी? 1/7। एन, एन क्या था हमारा? 2/7, यहाँ पर ये था 2, 2 2 कैंसिल, ये भी क्या मिला हमें? 1/7। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। और हमने वैल्यू क्या ली है यहाँ पर? एल, एम और एन के रेशियो लेने के लिए जो स्केलर सेलेक्ट की है वो कौन थे? जो गिवन वेक्टर था उसी के कंपोनेंट फॉर्म के साथी थे। और डायरेक्शन रेशियोज हमारे कितने आ सकते हैं? इनफिनिट आ सकते हैं। इसलिए क्या बोला जी, ये जो वैल्यूज है ये क्या रहेंगे जी? जो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज है उसमें से एक वैल्यू रहेगा। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? अब अगेन देखना, ये 1/7 मतलब क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। मतलब बेसिकली बस आपको मॉडुलस से डिवाइड करना है, मॉडुलस से डिवाइड करना है। डायरेक्शन रेशियोज में कोई डाउट? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए वो 3 ही ऑब्जर्वेशन थे। उसके बाद हमने डायरेक्शन रेशियो शुरू किया। डायरेक्शन रेशियो को थ्योरी के थ्रू अंडरस्टैंड करो। एक स्टेटमेंट से आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हो, दैट इज व्हाट? डायरेक्शन रेशियोज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल विथ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज कितने मिलते हैं हमें? इनफिनिट मिलते हैं। Results on direction cosines and direction ratios of a vector. For any vector R is equal to ai cap plus bj cap plus ck cap,
A comma B comma C is one of the direction ratios of vector R, whereas A upon root over A square plus B square plus C square, comma B upon root over A square plus B square plus C square, comma C upon root over A square plus B square plus C square represents direction cosines of vector R. हमारे पास अगर कोई भी एक वेक्टर आर गिवन रहेगा कौन से वाले फॉर्म में, ये कौन सा वाला फॉर्म है, कौन सा वाला फॉर्म है, आई कैप जे कैप के कैप टाइप कुछ भी आता है तो समझ लो कौन सा वाला फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म है। तो कोई भी वेक्टर अगर इस टाइप के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना बहुत इजी है, पहले स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होता है, उसमें से एक तो हमें रेडीमेड मिल जाता है, कौन रहेगा वो, ए बी सी। और डायरेक्शन कोसाइंस जो यूनिक होते हैं, वन एंड ओनली वन होता है, वो कौन से रहेंगे जी, ए बी एंड सी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, सीधा मॉडुलस ऑफ आर, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली ये दोनों क्या रहेंगे, रेशो में ही रहेंगे। क्लियर है? For a vector from point x1 y1 z1 to point x2 y2 z2, अब ये फ्रॉम का मतलब ये वेक्टर का कौन सा वाला पॉइंट रहेगा, इनिशियल पॉइंट। टू पॉइंट मतलब ये वेक्टर का कौन सा वाला पॉइंट रहेगा, टर्मिनल पॉइंट। मतलब ये वेक्टर x1 y1 z1 से शुरू हो रहा है और x2 y2 z2 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, कामा x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1 represents direction ratios for same vector. For same vector. Third result, for two parallel vectors, अब ये पैरेलल वेक्टर्स मतलब कैसे रहेंगे जी, ये आपके सेम डायरेक्शन में जाने वाले लाइक वेक्टर्स भी हो सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकता है। बट पैरेलल वेक्टर्स मतलब उनका सपोर्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम whereas direction ratios are in proportion.
अब देखो रिजल्ट 4 जो है उसके लिए हम कौन सा वाला टर्म यूज करने वाले हैं? पिछला वाला कंसेप्ट देखा था हमने, अगर कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स अगर होते हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। याद आ रहा है? हमने ये वाला लिया था जी, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू ए कैप। ये याद आ रहा है? फिर हमने क्या किया था जी, वेक्टर ए को लिखा था मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी लिखा था। याद आ रहा है? याद आ रहा है एवरीवन? ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए। अब याद कैसे रखना है, इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में रट्टा मारने की कोशिश मत करो। हमारा कोई तो एक वेक्टर एक साइड पे रहेगा, जैसे हमने वेक्टर ए को कहां पर रखा, एलएचएस में रखा। दूसरे साइड पे उसी वेक्टर का क्या है, मॉड्यूलस है उसी के सामने। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऐसा रहेगा, ये याद रख सकते हो। एक वेक्टर इधर है और उसी का मॉड्यूलस किधर है, उसके सामने। और बाकी के कौन बचे, देखो ऊपर एक वेक्टर है और उसके नीचे उसी का मॉड्यूलस। ये क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे वेक्टर ए पता रहेगा तो मैं वेक्टर बी आराम से ड्रॉ कर सकता हूं। बट ये वेक्टर ए और बी कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, और कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम रिकॉल करने वाले हैं ये रिजल्ट 4। any vector parallel to vector R, any vector parallel to vector R can be represented as vector R is equal to, अब देखो यहां पर हमने एक लिया वेक्टर, इसी के सामने इसका क्या लेंगे जी, मॉड्यूलस लेंगे। ये क्लियर है? और आगे हम एक वेक्टर पकड़ के चलेंगे, कोई भी वेक्टर पकड़ के चलो कंपोनेंट वाले फॉर्म में, लाइक आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, लेट जैसे मैंने बोला जी पी आई कैप, पी नहीं लेते हैं हमारे, जो पता है वही लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये कोई भी एक ऐसा रैंडम वेक्टर हमने ले लिया जो कैसा है जी, पैरेलल टू वेक्टर आर है। साथ में क्या करना है जी, इसी के मॉडुलस से डिवाइड करना है। इसका मॉडुलस क्या होगा जी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सिंस दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ऊपर क्या लिखा है हमने, अगर इनके वेक्टर्स पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहेंगे। मॉड आर के अंदर वेक्टर आर के डायरेक्शन रेशियोज है, इसके अंदर इसके डायरेक्शन रेशियोज। ये समझ में आ गया? चाहे तो इसको गिवन डेटा भी लिख लेते हैं, where a comma b comma c is proportional with direction ratios of vector r. तो अगर मैंने आपको कोई भी एक वेक्टर अगर दिया तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो।
मतलब वेक्टर अगर नॉर्मली अगर दिया रहेगा ये वाले फॉर्मेट में, उसके डायरेक्शन रेशियोज इजीली मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट मिल जाएंगे। अगर हमें किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट अगर दिया रहेगा, क्या तब हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत इजी है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर के लिए हम जैसे जाते थे वैसे। अगर हमें चेकआउट करना है कोई भी दो वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो हम क्या करते हैं भाई, आइदर डीसी या फिर डीआर चेकआउट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या फिर अगर आप डायरेक्शन रेशियोज अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होने चाहिए, प्रपोर्शन में होने चाहिए। आई पर्सनली गो फॉर दिस। इजी है ना, डायरेक्शन रेशियोज तो मिल गया तेरे को। अगर ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना पता है ना। कम ऑन, अब हर एक चीज स्पून फीड तो नहीं होगा। ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, इनका मॉडुलस लेकर डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। रिजल्ट 2 देखा तो इसका मतलब ये नहीं ना रिजल्ट 1 भूल गए, उसमें जो सीखा वो सिर्फ रिजल्ट 1 के लिए, रिजल्ट 2 में वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? इफ एबीसी इज डायरेक्शन रेशियो देन दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड में हम बोल रहे भाई डायरेक्शन रेशियो हम ऐसे निकालेंगे, तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन का वापस से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो बोल दो, लिख देंगे। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो गया l। लिखना है, जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड समझ में आ गया। फोर्थ वन, थर्ड का ही पार्ट, ठीक है। दो वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं वो चेकआउट तो कर सकते हैं, बट व्हाट इफ मुझे एक वेक्टर दिया गया और बोला कि भाई इसको पैरेलल दूसरा एक वेक्टर निकालना है, तो हमने क्या किया जी, ए बी एंड सी ले लिए, ये तीन स्केलर्स ले लिए, बट किस तरीके से लिए जी, ये जो है दीज आर प्रोपोर्शनल विथ वेक्टर आर के डायरेक्शन रेशियोज, डी आर इज प्रोपोर्शन विथ वेक्टर आर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो समझ में आया हमने एबीसी का कैसे सिलेक्शन किया। और ये जो एबीसी रहेगा उसको सिर्फ क्या करना है, ए को आई कैप, बी को जे कैप, सी को के कैप लगा, इनके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, वेक्टर आर जो भी गिवन रहेगा उसका मॉडुलस भी पता रहता ही है हमें। ये क्लियर? एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी, पहले थ्योरी तो अंडरस्टैंड करें। दिस इज क्लियर? मुझे नहीं लगता ये पहले वाले रिजल्ट के ऊपर कुछ करने की जरूरत है, हमने अभी वही एग्जांपल किया था। हमें वेक्टर दिया था 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, हमने बोला भाई 6 माइनस 3 एंड 2 इज डायरेक्शन रेशियो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, एंड 6/7 माइनस 3/7 एंड 2/7 आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो सीधा अब दूसरे वाले रिजल्ट से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। Point P is -3, 1, 5. Point Q is 0, -7, 8. And point R is 6, 8, 0. Find direction ratios and direction cosines of vector PQ, vector QR and vector ER. ठीक है,
हम यहाँ पर सीधा रिजल्ट 2 अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर पी क्यू मतलब ये शुरू कहां से हो रहा है, पी से जा रहा है क्यू पे, मतलब दिस बिकम्स x1 y1 z1 एंड दिस बिकम्स x2 y2 z2। एवरीवन एवरीवन। तो डायरेक्शन रेशियोज तो रिजल्ट 2 के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं। क्या थे हमारे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो पहले क्या करते हैं, इनके इंडिविजुअली ना डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, पी क्यू का भी, क्यू आर का भी और पी आर का भी। पी क्यू के लिए देखो क्या करेंगे, क्यू माइनस पी करना है, 0 माइनस ऑफ -3 +3 -7 -1 -8 8 -5 +3। ये क्या हो गए जी, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्यू आर के लिए आर माइनस क्यू परफॉर्म करो, आर माइनस क्यू, 6 माइनस 0 6, 8 माइनस -7 मतलब 8 + 7 15, 0 माइनस 8 -8। पी आर के लिए आर माइनस पी करेंगे, 6 माइनस ऑफ -3 9, 8 -1 7, 0 -5 -5। ये हो गई जी इनके डायरेक्शन रेशियोज। अब रिजल्ट 1 अप्लाई करो। इफ ए बी सी रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियोज देन इन्हीं को जब हम √a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे जी, डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे। तो देखो ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज मिले फॉर वेक्टर पी क्यू, फॉर वेक्टर क्यू आर एंड फॉर वेक्टर पी आर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस। रिजल्ट 1 अप्लाई करना है यहाँ पर। इफ ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, √a² प्लस b² प्लस c² से हमें डायरेक्शन रेशियो को क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले मॉड ऑफ पी क्यू निकाल लो। मॉड ऑफ पी क्यू कितना मिला जी, 3² प्लस 3² माइनस 8², ये 64 प्लस 9 एंड 9 18 82। तो कितना मिला जी हमें, √82। इसी √82 से हम हर एक को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो हमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलते हैं पी क्यू के, 3/√82 कॉमा -8/√82 कॉमा 3/√82। यहां पर मॉडुलस ऑफ क्यू आर निकाल लो जी, 6² प्लस 15² 8², ये 225, 6² 8² 100 325। तो क्या करना है, इसी √325 से हमें हर एक नंबर को डिवाइड करना है। तो 6/√325, 15/√325 -8/√325। पीआर के लिए 9² 81, 7² 49, 49 प्लस 81 130, 130 प्लस 25 155। तो हमें ये क्या मिला जी, √155। अब हमें क्या करना है जी, डिवाइड करना है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। 9/√155 कॉमा 7/√155 कॉमा -5/√155। ये बन गए जी हमारे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस।
3 से मल्टीप्लाई करता है। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट 3 ऑब्जर्व करेंगे आप। इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल कर कंपेयर कर सकते हो, या फिर इन तीनों के डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर P एंड वेक्टर Q के डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर करके देखो। 2/-4, 3/-6, -6/12। क्या ये रेशियो सेम आता है? तो हम क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर Q आर इन प्रोपोर्शन। तो ऑब्वियसली ये दोनों कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे जी? पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे। पैरेलल मतलब ही कोलिनियर रहेंगे, सिंस पैरेलल वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोलिनियर रहेंगे मतलब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं। यू विल फाइंड आउट वेक्टर आर भी वैसा ही है। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं कैसे पता करना है? सीधा उनके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कंपोनेंट है उनका क्या लेना है आपको? रेशियो चेकआउट करना है। आपको कितने रेशियोज मिलेंगे? 3। तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों में से अगर एक भी मिसिंग रहेगा नहीं होने वाला। क्लियर है? वेक्टर OP मैक्स 45 डिग्री with x axis (120 degree with y axis). Find angle made with z axis। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? एंगल मेड विथ x एक्सिस मतलब क्या रहता है? अल्फा रहता है। एंगल मेड विथ y एक्सिस मतलब क्या रहता है? बीटा रहता है। और ये अल्फा और बीटा के साथ हम क्या करते हैं? उनके ऊपर कोसाइन अप्लाई करते हैं। तो मतलब कॉस अल्फा करेंगे तो आपको L मिलेगा, कॉस बीटा करेंगे तो हमें M मिलेगा। हमें क्या पूछा है? एंगल विथ z एक्सिस, मतलब हमें गामा पूछा हुआ है। कॉस गामा मतलब हमारा n होता है, मतलब हमें L पता है, M पता है, हमें n नहीं पता। ठीक है, हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। करो।
करें वो क्वेश्चन, किस किसका आया आंसर? ओके, हमें क्या दिया है जी, गिवन डेटा को पहले हमारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉपरली लिखकर चला। हमें दिया है जी अल्फा इज इक्वल टू 45 एंड बीटा इज इक्वल टू 120, और हमें क्या पूछा है जी, गामा पूछा हुआ है। हमें ये दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये सारा का सारा एक ही वेक्टर के लिए। तो हम क्या जानते हैं भाई, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट एल। कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 120 क्या रहता है -1/2, -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, विच इज इक्वल टू एम। हमें कॉस गामा नहीं पता, बट हमें ये क्या करना है, निकालना है, जो किसके बराबर रहता है, एन के बराबर है। और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है जी अब तक, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल पता है, एम पता है, तो सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन सॉल्व हो सकता है। क्या मिलता है जी हमें, ठीक है, यहाँ पर हमें जी मिलेगा जी 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1/2, ये 1/4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब कुछ उधर जाएगा तो क्या मिलता है जी 1/4 मिलता है। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/2। n इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमें, प्लस माइनस 1/2। तो अब n का वैल्यू डालो। अगर हम n इज इक्वल टू प्लस 1/2 लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, cos गामा इज इक्वल टू 1/2, और ये कहां पर होता है हमारा, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। और अगर हम n को क्या लेंगे -1/2, तो cos गामा इज इक्वल टू -1/2, तो गामा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, गामा इज आइदर 60 डिग्री और 120 डिग्री। नेक्स्ट, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एल एम एंड एन फाइंड आउट करना है। कर सकते हो, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, बराबर है, गामा निकाल सकते हो क्या एवरीवन, निकालो सबसे पहले गामा। यू विल फाइंड आउट, ये पिछले वाले क्वेश्चन का एक कॉपी कैट है। ठीक है, आपको n का वापस से वैल्यू क्या मिलता है, प्लस माइनस 1/2 ही मिलेगा, एंड उसके हिसाब से हमें गामा के क्या वैल्यूज मिलते हैं, आइदर 60 और 120। बट हमें वो पूछा है क्या, नहीं, हमें सिर्फ n का वैल्यू पूछा है। बट देखो साथ में गिवन डेटा में एक और एक्स्ट्रा पार्ट है, हमें क्या दिया है, वेक्टर आर का मॉडुलस दिया है, मतलब लेंथ दिया हुआ है। अब अगर लेंथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल चुका है एल एम एंड एन, तो एल एम एन एंड लेंथ, उसके ऊपर हमने डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर पहला वाला ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। मिला, चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारा cos अल्फा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा इज इक्वल टू 45 तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 1/√2 विच इज इक्वल टू एल। हमें बीटा दिया हुआ है तो मेरा cos बीटा क्या हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू एम। एल पता है, एम पता है, एन निकाल सकते हैं। तो सिंस वी नो, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही कैलकुलेशन वापस से लिखते हुए नहीं बैठूंगा, ठीक है।
तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो देखो हमें L, M और N के वैल्यूज क्या मिलता है, L, M एंड N, इट इज आइदर 1/√2, 1/2, 1/2 या फिर 1/√2, 1/2, एक बार प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे। एक तो ये प्लस 1/2 के साथ रहेगा या फिर माइनस 1/2 के साथ, दोनों में से कोई तो एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, हम एक वैल्यू के लिए जाते हैं, दूसरे के लिए हमें सेम करना है। ठीक है, प्लस वाले साइड के लिए चलते हैं। हमें L पता है, M पता है, N पता है, तो ये क्या शो करेगा, Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप, ये क्या शो करता है, ये यूनिट वेक्टर R शो करेगा एवरीवन। ये नॉर्मल वेक्टर R के लिए हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ, उसके हिसाब से हमने L, M और N का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एक वैल्यू जो मिला है उसको हमने सीधा कंपोनेंट फॉर्म में डाला, तो हमें क्या पता है, डायरेक्शन कोसाइंस को जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लेते हैं तो हमें कौन से टाइप का वेक्टर मिलता है जी, हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। और यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, हम जब भी किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। हम अब तक उल्टा कर रहे थे, आप यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, ये समझ में आ रहा है। फॉर्मूले करते टाइम हमें LHS से RHS जाने की आदत होती है, हम RHS से LHS भी आ सकते हैं, ये हमने किया। अब देखो यहाँ पर L, M और N का वैल्यू लिख सकता हूँ, जो निकाला है वो क्या मिला जी हमें, 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस 1/2 K कैप। अब देखो गिवन डेटा, मॉडुलस ऑफ R क्या दिया है, 8 यूनिट्स, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 यहाँ पर डिवीजन में, अब उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो अब देखो आपका वेक्टर R क्या हो जाता है, 8/√2, 4√2, 8/√2, 8 को अगर यहाँ पर लेकर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन को, 8 में 8 को मैंने क्या लिखा जी, 4 × 2, 2 मतलब क्या रहता है, √2 का स्क्वायर होता है, तो √2 ऊपर का एक स्क्वायर वाला एक कट गया, तो क्या बचा 4√2, तो ये बन जाएगा मेरा 4√2 I प्लस 8/2 4J प्लस 8/2 4K। ये कब मिला, जब हमने ये n के जो दो वैल्यूज मिले थे उसमें से हमने एक वाला पॉजिटिव लिया, नेगेटिव वाले के लिए सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो आइदर हमारा ये वेक्टर रहेगा और वेक्टर R इज इक्वल टू 4√2 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप रहेगा। ये क्लियर है एवरीवन? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है 3D के लिए। हम किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल है कि नहीं वो चेकआउट करने के लिए रहता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसको अगर अंडरस्टैंड अगर करना है, स्ट्रेट लाइन में हमने स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखा था, याद है एवरीवन? एवरीवन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो 2D में जैसे स्ट्रेट लाइन जब भी आता है तो उसका स्लोप जैसे रहता है, वैसे 3D का जो स्लोप रहता है वो मतलब क्या रहता है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, उसमें से यूनिक पार्ट कौन सा है, डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर रहेगा तो आपको डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे, अदर देन यूनिट वेक्टर और कुछ रहेगा तो आपको डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। ठीक है, बट अगर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस दोनों में से एक भी अगर मिलता है, आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है? आपके पास डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, उनका मॉड्यूलस लेकर डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे। डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो भी साथी होते हैं, इट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। वन ऑफ द वैल्यू इसलिए बोल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज कई सारे होते हैं,
एक अकेला कौन होता है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स खत्म हो चुका है यहाँ पर, मतलब हमें एक पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर 2D 3D के अंदर क्या क्या हो सकता है। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, यूनिट वेक्टर देखा, पोजीशन वेक्टर देखा। 2D में कंपोनेंट देखे, 3D के अंदर कंपोनेंट देखे। 3D में जब हम एंट्री कर ही रहे, 2D के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का आइडिया था, बट 3D में हमें स्लोप कैसे निकालना है, उसी के लिए रहते जी हमारे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाउ मेनी वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। हम वापस रिवर्स गियर ले रहे हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के यहाँ पर, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन से आगे जा रहा है। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स होता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हो सकता है, बट ये जो मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स रहता है, कितने रहता है, 2 रहता है। वन इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट के हम 2 टाइपोलॉजी क्यों करते हैं वो कल भी बताऊंगा, बट एक स्पॉइलर, जो डॉट प्रोडक्ट रहता है वो 2 डायमेंशन में भी होता है एज वेल एज 3 डायमेंशन में भी होता है, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो सिर्फ 3 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन में क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है।